हेलो एवरीवन, सो आज हम ताइक्वांडो थ्योरी सेक्शन में कवर करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज प्लस फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड और स्पोर्ट्स इंजरीज में हम कवर करेंगे क्या, फ्रैक्चर्स, टाइप ऑफ फ्रैक्चर। सबसे पहले हेयरलाइन फ्रैक्चर, कल बताया था ना हेयरलाइन फ्रैक्चर, जब हम गिरते हैं जैसे हाथ में गिरे, चोट लगी, बाल के बराबर उसमें दरार आ जाती है हड्डी में और सूजन आ जाती है और बहुत पेन होता है, तो वो हेयरलाइन फ्रैक्चर की कैटेगरी में आता है। उसको पट्टी बांध के बैंडेज कर दो ना, 15 दिन तक रेस्ट करो तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादा अगर है फ्रैक्चर का पता कैसे चलेगा, एक्सरे। ठीक है, फिर बोन फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर में क्या होगा, पूरी क्रैक हो जाएगी। बोन फ्रैक्चर को ठीक होने में कितना टाइम लगता है, 1 मंथ लगता है। और उस 1 मंथ में ना बोन का क्या सिनारियो है कि कोई भी बोन ना कैसे ठीक होती है, ऐसा तो है नहीं है दिखा के लगा दी, कैसे ठीक होती है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। कैसे बनाती है बोन, रेस्ट करेंगे। सपोज जैसे ये बोन है, फ्रैक्चर हो गई, बीच में गैप आ गया, ठीक है, अगर हम ना इसको प्लास्टर बांध के ना एकदम बिना हिलाए डुलाए रख दें तो क्या होगा, जो हम खाना खाएंगे, खाने में जो कैल्शियम होगा वो कैल्शियम यहाँ डिपॉजिट होने लग जाएगा और कैल्शियम की एक नई परत बन जाएगी, तो वहाँ पे बॉडी जुड़ जाएगी। और सबसे खास बात, कभी हमें चोट लगती है जैसे क्योंकि हमारा मांस कट गया, चाकू से कुछ कट गया, उसके ऊपर एक नई खाल आती है ना, तो वो जो नई खाल होती है ना, वो पहले वाले खाल से सॉफ्ट होती है या हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है। किसी के यहाँ चोट लगी ना माथे पे, एक अलग मोटी सी परत बन जाती है उसके ऊपर, है ना, वो हार्ड जाती है, निशान बन जाता है, निशान छोड़ के चले जाती है। तो जो नई खाल होती है वो पहले से हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि बॉडी को ना इवॉल्व ऐसा हुआ है कि अपने आप को बचाना है, ठीक, तो अपने आप को सेफ रखना है। अगर जैसे मान लो तुम रोज नकल से पुशअप्स मार रहे हो, पहले तुम्हारी नकल की खाल छिल जाएगी, मुक्के मारोगे तो पैरों की खाल छिल जाएगी। लेकिन जो नई खाल आएगी उसको पता होगा कि अब इसका लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गया, अभी मार ही रहा है, तो क्या होगा, जो नई खाल होगी वो छिलेगी, वो हार्ड हो जाएगी, है ना। देखो कभी पैरों में हमारे चींटी रेंगती है, पता चलता है हमें, लेकिन अगर चींटी हल्का से यहाँ रहेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम नंगे पैर रहते हैं, भागते हैं दौड़ते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, ना, तो पैरों की स्किन सेंसिटिव कम है। और वैसे ही जब नई बोन आती है ना, जब नई बोन आती है तो हार्ड होती है कि स्ट्रांग होती है, वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। बट अगर प्रॉपर रेस्ट हो, ऐसे नहीं कि अभी महीना भर की बार हम सोचे स्ट्रांग हो गई, ज़्यादा भारी काम कर लेते हैं, इसलिए होती स्ट्रांग है, पर हम उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइट, कैल्शियम वाली डाइट इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगा, मिल्क से और एग से, एग से भी एग वाइट से, जो एग होता है ना उसमें अंदर जो येलो सा होता है योक, उससे नहीं मिलता प्रोटीन, प्रोटीन बाहर के उसमें होता है, प्रोटीन के अंदर कैल्शियम। और कैल्शियम का तो किसमें होता है, जिसको चिपकल होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट होता है, कैल्शियम से बना होता है Cl, तो वो थोड़ी खाते हैं, चिपक जाते हैं। और जो ये व्हाइट वाला होता है इसमें होता है प्रोटीन, ये बीच में होता है प्रोटीन, इसमें होता है थोड़ा कैल्शियम व्हाइट वाले, है ना। तो कैल्शियम रिच डाइट खाना पड़ेगा बोन्स की स्ट्रांग के लिए। और बोन की स्ट्रेंथ कैसा आती है, बोन डेंसिटी जेनेटिकली भी होती है। कोई लोग ना दिखने में चौड़े होते हैं, वजन कम होता है, किसी लोगों की ना हड्डियां खोखली होती है, दिखने में चौड़े हैं, वजन कम है, और कुछ लोगों के ना दुबले पतले लेकिन हड्डियों को भार इतना है कि भयंकर भारी वजन है। अब जैसे पक्षी हो गए, पक्षियों की बॉडी डेंसिटी हल्की होती है, उनकी हड्डियां खोखली होती है, उनमें हवा भरती है, वो अपने आप को उड़ा देते हैं। लेकिन जो जमीन में चलने वाले प्राणी है ना, उनकी बॉडी डेंसिटी हल्की होगी, वो खोखली हड्डी वाले थोड़े होंगे। अगर मान लो शेर को भागना पड़े, ये सांड है, हाथी है, उनकी बोन कितनी मजबूत होगी ना, जो ऐसे सर मार के पेड़ गिरा देते हैं, तो उनकी अगर खोखली हड्डियां होगी तो क्या होगा, सर टूट जाएगा। तो वही है, इसलिए बोन डेंसिटी का भी मैटर रखता है। तो बोन डेंसिटी हमारी सबकी अलग अलग होती है ना। तो अब एक होता है BMI, जो होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये ना आप सर्च करना, बॉडी मतलब हमारी जो बॉडी का है ना मास कितना है, और उसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। जैसे मान लो 15 साल के बच्चे का वेट ओवरऑल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 15 साल के बच्चे का वेट, मतलब मान एवरेज ले लो 35 से 45 के बीच होना चाहिए। अब अगर वो है 15 साल का और उसका वेट है 65 kg, तो ये
गड़बड़ है ना, एमआई कैलकुलेट करके अगर कैसे आ रहा है रेशियो में आता है तो उससे पता चलता है। चलो ये तो नॉर्मल है, फ्रैक्शन के टाइप के होते हैं। अब इनका क्योर, इसे ये क्या लिखा हुआ, राइस। समझ आ रहा है? टाइप आर फॉर कंप्रेशन एंड एलिवेशन। कभी भी चोट लग जाए किसी बॉडी पार्ट में, ठीक, 4 चीजें ट्राई कर। सबसे पहले तो रेस्ट कर, ठीक है। मान लो पैर में चोट लग गई, खून निकल रहा है, क्या पैर से खून निकल रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सूजन भी है, खून भी निकाल तो रेस्ट करेंगे, रुक जाएंगे, एक्टिविटी बंद कर देंगे। दूसरा आइसिंग है, अगर स्वेलिंग कम करने के लिए बर्फ लगा सकते हैं, उससे स्वेलिंग कम हो जाए। फिर भी खून है, बह रहा है तो उसको दबाएंगे। जैसे तुम्हारा पैर में पहले दबा रहा था ना, तो उठ रहा था है, वहां खून जमा हुआ होता है, उसको कंप्रेस करेंगे। तो उसके बाद ये हो रहा है ना, तो एलिवेशन कर देंगे। मान लो जैसे मेरा हाथ कट गया, यहाँ से खून ऐसे निकल रहा है, क्यों, नीचे ग्रेविटी है ना। अगर मैं हाथ पैसे ऊपर डालूंगा तो क्या होगा, खून निकलना बंद हो जाएगा, क्यों, एंटी ग्रेविटी, एलिवेशन। तुमने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, लोगों के पैर टूटते थे, ऐसे नहीं हमें बांध के रखा देते हैं, क्योंकि लगा रहे ऐसे, एलिवेशन। बस इससे फायदा क्या है, हाँ, ब्लड फ्लो कम होगा, खून नहीं रहेगा, स्वेलिंग कम होगी। ऐसे है ना, देखो हॉस्पिटल में जैसे है कि रात को सोने में दिक्कत ना हो, कहीं इधर करवट लीजिए, इधर करवट पैर लिया ना, चोट लगी है, इसलिए लटका देते हैं। हाँ, लेकिन एलिवेशन में फर्स्ट एड के लिए ही, ऐसे नहीं कि हमें चोट लगी पैर हाथ पता कर दो, हाँ, ये तो फर्स्ट एड है, हम घर में क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आइसिंग भी कर सकते हैं, और हॉट एंड कोल्ड वाटर का भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्चर समझ आ गया ना, शॉर्ट में बता रहा हूं, तो इतना ज्यादा डीप नहीं, तो हम डॉक्टर की स्टडी में करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब बोन फ्रैक्चर होती है ना, तुम्हारी बॉडी ना कांपने लग जाएगी, वाइब्रेट होने लग जाएगी, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी बोन फ्रैक्चर हुई है। जैसे हेयरलाइन फ्रैक्चर है, सूजन आई है, 1 हफ्ता हो गया, सूजन नहीं उतरती, 2 तो फिर तुम क्या करो, एक्सरे करा, ठीक है। वैसे तो लगता है ज्यादा जोर से गिरे हो, लगता है कि बहुत ज्यादा लग गई है, तो उससे एक्सरे करा के पता चल जाएगा। और अगर 15 दिनों में सूजन नहीं उतरी है, तो पक्का एक्सरे करा के निकलवा लो कि क्या हुआ है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है, कैसे फ्रैक्चर है। और अगर जब हड्डी पूरी ब्रेक होती है ना, तब क्या होता है, बॉडी से जैसे एक तरह से पैर की हड्डी ब्रेक हो गई तो पैर कांपने लग जाएगा। जब पेन होगा तुम्हें ना, उस पेन से तुम्हारी पूरी बॉडी कांपने लग जाएगी, हो सकता है भाग गया जब बोन ब्रेक होती है ना। तो ये ना खुद ही तुम्हारी बॉडी पर आ जाएगी, तो खुद नहीं आता, नॉर्मल बिहेवियर से मेरे पैर कांप की वजह से पैर में लग गई थी, जो से लगी पैर कांप रहा, ऐसे खड़े-खड़े ही होना पता है ना, कब कहां से हो जाती है। तो ऐसे तब होता है जब बोन ब्रेक हो जाए, जरूरी नहीं हो जाए, कुछ और भी रीजन हो सकता है ना। कभी-कभी बॉडी कांपती, कैसे मैंने बताया था ना, एटीपी क्या नाम है इसका, एमिनोसाइड, ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये होता है एनर्जी का सिक्का। जब हम ना बहुत कमजोरी महसूस करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में ना जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर ये होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये फट जाता है। जब ये फटता है ना, तो ये रिलीज करता है क्या, एनर्जी। और जब हमें एनर्जी रिलीज करते हैं, मान लो ये ज्यादा ये ना रिजर्व एनर्जी वो है हमारा, हमने खाना खाया, हमारे पास एनर्जी है। अगर हम खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं, 4 घंटे से बॉडी को थका रहे हैं, तो हमारे जितने भी एटीपी सेल्स हैं ना, सब ब्लास्ट होंगे और हमें एनर्जी देंगे। पर एनर्जी थोड़ी देर के लिए होगी, मान लो आधे घंटे के लिए हमें एनर्जी मिल गई। उस आधे घंटे बाद तो क्या होगा, फिर इनको चाहिए होगा रेस्ट, फिर सारी सेल्स हो जाएंगी, काम करना कर देंगे बंद, फिर हमें ना मेरे तो कान आवाज आएगी, फिर हमारी आंखें खुली बंद हो जाएगी, फिर आप लगेगा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये तभी होता है। लेकिन मैं थोड़ा रेस्ट करो ना, फिर हमारी बॉडी ना, जैसे मान लो मैंने अभी अपने लेग्स की एटीपी या फिर अपने हार्ट की एटीपी, यहाँ के मसल्स है, सेल्स है, जैसे पंच मार रहा तो यहाँ की पावर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एटीपी जब यहाँ की यूज होगी ना, अब मेरे को वीकनेस होगी, तो मेरी बॉडी की दूसरी एटीपी उधर आके कवर कर लेगी उसको। तो ये हमारी बॉडी के कुछ सिम्टम्स है, जब भी सब रोमन समझना 5 मिनट रेस्ट कर लो, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि हम अपना जो स्टैमिना है ना वो यूज में आ जाता है। हॉट वाटर थेरेपी, हॉट एंड
ये दो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कभी भी चोट लगे कुछ भी हो तो पहले गर्म पानी से सिकाई करो 15-20 मिनट करो, ठीक है। और फिर उससे फर्क पड़ा तो ठीक है, उसमें नमक भी डाल सकते हो, फिटकरी भी डाल सकते हो। क्या क्या नमक और फिटकरी भी डाल सकते हो ज्यादा अगर आपको चाहिए। और इससे फर्क नहीं पड़ता तो कोल्ड वाटर से भी कर सकते हो। और सबसे अल्टीमेट है कोल्ड और हॉट वाटर दोनों को साथ करें। जैसे मान लो एक बाल्टी में ठंडा पानी रख दिया, एक बाल्टी में गर्म पानी रख दिया, है पैर में सूजन है, बहुत ज्यादा सूजन है, बहुत पेन हो रहा, उससे नींद पड़ी हुई है ना, पहले ना गर्म पानी में डाला, इतना गर्म कि थोड़ा जलने लग जाए पैर, पर इतना भी नहीं पूरा स्किन जल जाए, ठीक है। वो करा, फिर उसके बाद पैर निकाल के ठंडे पानी में डाला। जब ना ठंडा पानी इतना होना चाहिए बर्फ जमी हो, बर्फ गिरी हो, और चिल्ड हो, और हॉट हो तो हॉट हो, सहने लायक हो, ऐसे नहीं कि तुम जलाई हो। और जैसे ना गर्म पानी का, तो गर्म पानी तुम्हारे पैर में छू ठंडा छोड़ पाओगे, ठंडे पानी में जाएगा ना तो तुम्हें ना स्टार्टिंग में 5 सेकंड तक तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, मतलब जो ठंडा कोल्डनेस है ना फील नहीं होगी, क्योंकि गर्म पानी ने रब कर रखा पैर। लेकिन जब गर्म पानी ठंडा हो जाएगा फिर तुम्हारा पैर ना जमने लग जाएगा, जमने लग जाएगा, फिर तुम वो निकाल के गर्म पानी में डालना 1-2 सेकंड तक, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों तुम्हारे पैर में ऑलरेडी ठंडा पानी है। फिर जब गर्म पानी उसको जलाने लगेगा ना ठंडे पानी को, और जो ठंडा गर्म होगा ना, तो इससे जो तुम्हारा पेन है ना वैसे करके बाहर निकल जाएगा। हाँ, बस सबसे अच्छा टेस्ट यही है कि तुम्हारी हड्डी टूटी क्या करो, पहले ठंडे पानी में डालो, गर्म पानी में डालो, अगर उसकी सूजन कम हो गई तो समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है ना। हम मान लो थोड़े ठंडे पानी में डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया, सिकाई कर ली, जैसे सिकाई कर ली, जब हम सिकाई करते हैं ना, अगर वो सूजन बैठ जाए, नॉर्मल शेप एंड साइज में हो जाए तो ठीक है, अब नहीं हो समझ लेना आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, डॉक्टर की हमें वो चाहिए कंसल्टेशन, है ना। तो क्या करोगे, कभी चोट लगे तो पहले सिकाई कर लो, सिकाई करके सूजन अगर कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं है तो फिर डॉक्टर की कंसल्ट करेंगे। कोल्ड शावर, जैसे ना हमारी ठंड में ना हमारी बॉडी गर्म करने के लिए 10 कपड़े पहनेंगे, जब ठंडे पानी से नहाएंगे ना तो क्या होगा, बॉडी का टेंपरेचर, ए यार ये बढ़ गया ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बराबर। हमारी बॉडी का टेंपरेचर कितना होता है, 98 पॉइंट समथिंग होता है ना फ़ारेनहाइट, है ना। तो जब कोल्ड शावर लेते हैं ना तो हमारी बॉडी को ना एकदम से ना ड्रॉप इन टेंपरेचर होता है, तो हमारी बॉडी को ना ब्लड फ्लो को एकदम तेजी से जाना पड़ता है टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए। मान लो हमने पैरों में ठंडा पानी डाला, है ना, पूरी बॉडी गर्म थी, फिर ठंडा हो गया तो क्या होगा, सारा खून पैरों की तरफ जाएगा उसको गर्म करने के लिए, और एकदम से सारा खून जब पैरों की तरफ जाएगा ना, है, तो जो हमारी चोट लगेगी रिकवरी फास्ट होगी हमारी। पुराने जमाने में जब राजा महाराजा लोग लड़ने जाते थे, उनके पास टाइम नहीं होता था, रोज युद्ध चल रहे, क्या होता था, वो अपने आप को ना दवाइयों से भरे हुए ठंडे पानी के उसमें औषधियां होती थी, उसमें लेट के ना है अपने आप को करते थे, क्या आइस बाथ लेते थे। कभी कभी तो अंडरग्राउंड हो जाते थे, जमीन में बहुत सारी मिनरल्स और सारी औषधियां डाल के उसके अंदर गले तक बैठ जाते थे अपनी रिकवरी फास्ट करने के लिए। तो कोल्ड शावर ले सकते हो, कोल्ड वाटर बाथ ले सकते हो, ठीक है, टेंपरेचर मेंटेन करने के लिए, ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए कोल्ड वाटर बहुत अच्छा है। बट इसमें एक वो है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको लिए हॉट वाटर है, बड़े बच्चों के लिए कोल्ड वाटर है। बुजुर्ग जो लोग होते हैं ना उनके लिए हॉट वाटर है, और जो यंग लोग हैं उनके लिए, बड़े बच्चों के लिए कोल्ड वाटर है, बूढ़ों के लिए और छोटे बच्चों के लिए हॉट वाटर है। और ये सिर्फ बाहर की बॉडी के लिए ठंडा ट्रीटमेंट, लेकिन हमारी इंटरनल बॉडी ना उसको हमें ठंडा नहीं देना। जैसे लोग ठंडा पानी पीते हैं वो हमारे लिए सही नहीं है, हमें क्या पीना है, गर्म पानी पीना है। क्या पीना है, इंटरनल बॉडी के लिए गर्म पानी और एक्सटर्नल बॉडी के लिए ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, ठीक है। अभी भी खाना खाओ गर्म खाओ, ठीक है, पानी पियो गर्म पियो, उससे सही रहता है। लेकिन अगर तुम ठंडा पानी पी रहे हो, मैंने बोला ठंडा है, तो वो गलत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, पेट ठंडा हो जाएगा। दिस इज़ महक एंड अब हमने जो जो आज स्टडी करा ये उसको रिवीजन करेगी। चलो स्टार्ट करें महक। तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्लड शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। ब्लड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, लिखो 1 बाय 1। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज 3 कंपोनेंट्स? गुड।
स्पोर्ट्स में इन कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज़ है? आरबीसी, वाईडब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या क्या इस्तेमाल है? रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन का क्या लेना मतलब, और वाइट ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं? सही जा रहे हो आप। जैसे कि मैट ने बोला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट रेड ब्लड सेल्स आर रेड। व्हाट डज हीमोग्लोबिन डू इन आवर बॉडी? हीमोग्लोबिन का एक ही काम है, क्या? हवा में ना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को पकड़ना और एब्जॉर्ब करना, है ना? हम सांस ले रहे हैं, जरूरी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कभी कभी धुआं भी ले लेते हैं, धूल भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है ना? तो जब हमारे बॉडी में नाइट्रोजन, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78। ये नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गई, ये हाइड्रोजन हो गई और ये अदर गैसेस हो गई, है ना? मैक्सिमम तो 78 अराउंड नाइट्रोजन है। हम ऑक्सीजन कुछ भी ले रहे हैं, सांस में क्या जा रही है मुंह में? नाइट्रोजन भी जा रही है और ऑक्सीजन भी जा रही है ना? पर हमारी बॉडी सिर्फ ऑक्सीजन को कैप्चर करती है, बाकी को एज इट इज निकाल देती है। और ऑक्सीजन को पकड़ने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई, है ना? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स को पकड़ना और अंदर रोक के रखना। ऑक्सीजन का काम क्या है बॉडी में? कंबशन। ऑक्सीजन जलाने के काम आती है। किस काम आती है? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या आग जल जाएगी? नहीं ना? हर चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन के बिना सर क्या बताया था मैंने? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन बर्न करने का काम आता है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग नहीं जल सकती है। हर चीज, इंजन को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब गाड़ी में ना एयर फ्यूल दोनों मिलते हैं तो कंबशन होता है। क्यों? अगर एयर नहीं होगी तो कंबशन, इंजन चलेगा। तो इंजन बिना ऑक्सीजन के तो वो चल नहीं सकता कोई भी गाड़ी का इंजन। हमारी गाड़ी का, हमारी बॉडी एक तो गाड़ी है, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए? पावर। फ्यूल क्या है हमारा? व्हाट इज आवर फ्यूल? ऑक्सीजन। तो इसका एक कंप्लीट सपोर्टर है। फ्यूल क्या है हमारा? हमें एनर्जी कहां से मिलती है? पेट से। ब्लड से एनर्जी मिलती है क्या? प्रोटीन। हमें एनर्जी, पेड़ों को एनर्जी कहां से मिलती है? हमसे पानी से मिलती है। सनलाइट। पेड़ पौधों का खाना क्या है? पेड़ पौधों का खाना क्या है? सनलाइट, वाटर, है ना? और ह्यूमन का खाना क्या है? हमें एनर्जी किससे मिलती है? प्लांट से। फूड से मिलती है। व्हाट इंटेलिजेंट है क्लास। गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल से ना? बिना पेट्रोल के चल जाएगी? वैसे ह्यूमन बॉडी बिना खाने के काम कर लेगी? खाना हमारे पेट में जाएगा, अब खाने को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जठर अग्नि, हमारे पेट में अग्नि होती है ना, हर प्रकार की अग्नि होती है। बिना आग की रोटी नहीं पक सकती ना, तो पेट में भी एक अग्नि होती है, इसको बोलते हैं जठर अग्नि, है ना? हमारे पेट में एसिड होता है, एसिड उसको जलाते हैं, जब वो कंबस्ट होता है, आग उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी रिलीज कैसे होगी? ऑक्सीजन नहीं होगा तो हो जाएगा नहीं ना? तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है। हीमोग्लोबिन ना हो तो हमारी बॉडी में एनर्जी ना हो। एनर्जी ना हो तो हम कुछ कर पाएंगे? बिना एनर्जी के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब एनर्जी किससे मिलती है हमें? हीमोग्लोबिन मेन सोर्स है जो ऑक्सीजन पकड़ता है। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हम एक बार में, अगर हमने ना सांस रोकी, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की अच्छी मात्रा है, तो हम जितनी ऑक्सीजन है ना, उतनी ऑक्सीजन को जलाने में कितनी एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी जो है कितनी देर तक हम किक मार सकते हैं। मान लो मैं तुम्हें ना फाइट करा रहा हूँ, अब फाइट में तुम्हारी नाक मुंह बंद है, तुम ऑक्सीजन एक ही बार लोगे। पानी में जैसे हम गए अंडर वाटर फाइट कर रहे हैं, एक ही बार सांस ली है, ऑक्सीजन जितनी है ना छाती में, तब तक तुम मारोगे, पंच मारोगे, तुमने 10 किक मारी, उसके बाद तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है, फिर तुम बाहर आओगे ऑक्सीजन लेने के लिए। बिना ऑक्सीजन के तुम एनर्जी दे नहीं पाओगे। तो यही काम करते हैं आरबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं?
WBC स्पोर्ट्स में बहुत हेल्पफुल होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स में ऐसा होता है ना, हमारा स्टेमिना जो होता है ना, स्टेमिना क्या होता है, किसी भी काम को लगातार बिना थके करते रहना। अगर मैं बोलूं किक मार बिना थके 100 किक मार, तो 10 किक में तुम थक जाओगे। तो तुम्हारा स्टेमिना कितने 10 किक का। अगर तुम उसकी 10 स्टेमिना को इंप्रूव करके बढ़ा दो, कहां तक लेके चले जाओ 100 तक, तो तुम्हारा स्टेमिना 100 किक का हो गया। तो हमारा जो स्टेमिना होता है ना, तो व्हाइट ब्लड सेल्स वही बैक्टीरिया वायरस हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करता है। इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना। रेड ब्लड सेल्स भी यही करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स का मेन होता है कि जो बाहर से कोई जर्म्स आते हैं ना, उनसे लड़ाई करके हमें प्रोटेक्शन देना। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स। जब भी हमारा कोई कट लगता है तो वहां पे खून पे क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। वो किसकी वजह से बनता है? प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। और जब कभी हमें इंजरीज होती है ना, जैसे कल मैं नी के बारे में बता रहा था ना, नी का जो लिगामेंट अगर फ्रैक्चर हो जाता है, अब उसको तो या तो ऑपरेशन करके सर्जरी से सीलो, अगर सील नहीं सकते ना तो पता क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ब्लड निकालेंगे, उस ब्लड को स्टोर करेंगे, उसमें से उसके तीनों कंपोनेंट अलग अलग निकालेंगे। जो रेड ब्लड सेल्स थोड़े हैवी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर उसके ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स आएंगे। तो जो प्लेटलेट्स है ना, इंजेक्शन से निकाल दो, और जैसे कि यहाँ की जो लिगामेंट स्पेयर है ना, उससे वो इंजेक्ट कर दो। तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनका काम क्या है? रिकवर करना। रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज होती है उनकी। रीजनरेशन जानते हो, जैसे छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ कट जाए तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है ना, वैसे अगर हमारी उंगली कट जाए, कैन वी रीजनरेट आवर फिंगर? बट वी कैन रीजनरेट आवर हेयर एंड आवर नेल्स, है ना, बट वी कैन नॉट रीजनरेट आवर फिंगर्स, आवर बॉडी पार्ट्स लाइक अदर कैमेलियन, राइट। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? उसमें ना प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, और उसमें प्रॉपर्टीज होती है रीजनरेशन की। अगर वो इंजेक्ट करके हम अपने वहां इंजेक्ट करते हैं, जैसे जहां पर इंजरीज है, जहां पे लिगामेंट फ्रैक्चर है, तो जैसे ही वो उसको चादर से कवर करेंगे ना, वो क्या करेंगे? उसको सपोर्ट करेंगे, फिर बिना सर्जरी के भी। जैसे कल बताया था ना, ACL जब फ्रैक्चर होता है, टाइप 1 टियर 1 हो गया, हल्का सा क्रैक आ गया, अब उसको सर्जरी की जरूरत नहीं, रेस्ट करो, है रेस्ट करो, तो प्लेटलेट्स खुद ही उसको ठीक कर देंगे। और अगर प्लेटलेट्स नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर क्या कंसल्ट करता है तो उसके हिसाब से ऐसे ट्रीट करते हैं। तो ये इसका स्पोर्ट्स का यूज है। और प्लेटलेट्स को ना, आपको पता एक मेडिसिन आती है, लोग पता क्या करते हैं स्टैमिना बढ़ाने के लिए? ब्लड में डोप करते हैं, डोप, ब्लड डोपिंग बताई थी। अपने ब्लड में ना स्टेरॉइड्स, कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस ना बहुत अल्टीमेट बना देती है। जैसे कि जो आदमी 1 सेकंड में 10 किक मारना, मतलब जैसे कि 100 मीटर की रेस है 10 सेकंड में करना, अगर उसमें आप केमिकल्स डाल दिए बॉडी में, तो वो तो 100 मीटर क्या वो तो कितना कर लेगा, 200 मीटर 10 सेकंड में कर लेगा ना। तो ना हर एक स्पोर्ट्समैन को ना एक टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं डोप टेस्ट। उसमें उसको ब्लड सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि इसको कोई केमिकल्स तो नहीं ले रहे कि अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। हाँ, तो ये होता है। और पता है ब्लड, ये डोपिंग वाला चैप्टर हम अलग ही कैप्चर करेंगे, तो बहुत ही खास चैप्टर है। इसमें तो बैन लग जाता है, जेल हो जाती है स्पोर्ट्समैन को, कि अगर पता चल गया कि इनके ब्लड में ना जैसे कुछ नशीले पदार्थ निकलते हैं ना, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए हैं, और उसने ना अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या करा, स्टेरॉइड वो ले लिया है, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स ले लिए जो उसकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। मान लो मैं मारा पंच मारा 20 न्यूटन की पावर से मैं पंच मारा, मैंने स्टेरॉइड्स ले लिया ना, तो मेरे पंच में कितनी पावर आएगी? 1000 न्यूटन की। सोचो, है नहीं, 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, पर बढ़ जाएगी पावर, 20 का एकदम से हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा, तो 200 हो गया, तो 200 न्यूटन की में किसी की भी जान निकल जाएगी। सोचो अगर ऐसे कोई परफॉर्म करे तो ऐसे ना बैन है इन सब चीज़ों में। तो ये वाइट में तो बेसिक्स है, डोपिंग का मैं चैप्टर आगे इसमें कवर करूंगा। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग कितने प्रकार की होती है, हमें कैसे सावधान होना है, डोपिंग ना करें। और डोपिंग करना ही है ना, तो नेचुरल का कर सकते हैं, जैसे हमारे नेचुरल जो हमें नेचर से मिलता है, जो नेचर से जड़ी बूटियां मिलती हैं, वो खा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। ठीक है, तो ये ब्लड सेल तो हो गया। हीमोग्लोबिन का रूल पता चल गया। हाँ, राइस पता चल गया, राइस फर्स्ट एड। अगली क्लास में ना टाइप ऑफ नॉट्स, पट्टियां बांधने की वो बताऊंगा। जैसे यहाँ चोट लग गई, ये फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें कैसे बैंडेज बांधेंगे, एल्बो पे कैसे बैंडेज बांधेंगे, एंकल पे कैसे बैंडेज बांध सकते हैं, अलग अलग तरह के। जैसे मान लो किसी का कंधा ही निकल गया, डिस्लोकेट हो गया, उसको कैसे बैंडेज बांधेंगे, है ना, तो उस पे हम उस पे टॉपिक करेंगे। और आज की कोई सवाल पूछ रहे तो बताओ, इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, कुछ समझना आ रहा हो?